अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। इसका जो कोर्स कोड है वो 3 बुक्स में है, 1425, 9409, 8504। जब भी टेक्निकल इंग्लिश की या टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात आती है, हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आता है कि एक किसी स्पेसिफिक फील्ड की बात है। जैसे किसी स्पेसिफिक फील्ड लायर्स में अपनी वोकैबुलरी यूज़ होती है, उनका फार्मर स्टाइल अपना है, तो ये अपने फॉर्मेट में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। तो इसीलिए हम भी टेक्निकल कम्युनिकेशन को इसलिए रीड करते हैं ताकि हमें एनालिसिस हो सके कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप से एक दूसरे से कम्युनिकेट हुआ जाता है, जिसके ज़रिए से हम इजीली एक दूसरे को अवेल हो सकें। इस तरीक़ाकार से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाते हैं इजीली। तो बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली और जल्दी जल्दी इस बुक को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक बिल्कुल ईजी है। बस फोकस ऑन बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश है क्या, तो माइंड में रखें। ये स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहा है कि किस लिहाज से हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से टेक्निकल लिहाज से कम्युनिकेट होती है, एक अपने टेक्निकल तरीके से। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे हैं, यूनिट नंबर 1, वो इंट्रो के ऊपर होगा। तो यूनिट नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल कम्युनिकेशन, application of technical reading. Unit number 2, the process of technical communication style, researching, designing page, visual aids, professional communication, written communication, letters and application। देखो आपको फॉर्मेट से समझ आ रही होगी कि टेक्निकल कम्युनिकेशन में किस किस लिहाज से पहले इंट्रो दिया गया, फिर एप्लीकेशन से मुराद है इस्तेमालात ऑफ टेक्निकल रीडिंग, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, किस लिहाज से टेक्निकल कम्युनिकेशन बनती है, मीन कि किस लिहाज से हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लाइक मेमो, लाइक लेटर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में कि एक दूसरे से किस लिहाज से बात करते हैं। तो आगे रिसर्चिंग होती है कि रिसर्च करते हैं कि जो हमने वर्क किया है उसको रिसर्च करते हैं दोबारा, फिर उसके अंदर डिज़ाइन पेजेस करते हैं, विजुअल एड्स बनाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह। फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होती है। फिर लास्ट अपने रिटन कम्युनिकेशन, लेटर्स एंड एप्लीकेशन पे डिस्कस होती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि टेक्निकल कम्युनिकेशन या टेक्निकल रीडिंग है क्या। ये चीज़ें आप समझ लो तो आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करना या किताब बुक रीड करना बिल्कुल इजी होगा। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो इसमें जो फर्स्ट थिंक है, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। फिर उसका आगे सब हेडिंग है रेंज ऑफ रीडिंग टाइप्स इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, स्कोप ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, मेजर ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। फिर नंबर 6 पे आ गई बात ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, के दुनिया किस लिहाज से इसे तस्वर कर रही है। रेडिकल लोकलाइजेशन के दुनिया में ये एक दूसरे से कैसे चल रहे हैं। रेडिकल लोकलाइजेशन में ये डिस्कस होगा। थिंकिंग पैटर्न्स ओके। 1.9 एंड जनरल लोकलाइजेशन। 1.10 कल्चर स्पेसिफिक रेफरेंस, तो बिल्कुल इजी है जनरल लोकलाइजेशन के एक लिहाज से, और उसके बाद कल्चर स्पेसिफिक रेफरेंस। फिर 1.11 स्टाइल, इसका स्टाइल क्या है, इसमें कैसे यूज़ करते हैं, इसमें स्लैंग्स, इडियम्स एंड जार्गन को नहीं यूज़ करते, और उसके अलावा ह्यूमर, तंजिया, मजाक नहीं होता इसमें। अवॉइड पांस, मेटाफर्स एंड सिमिली। यूज़ ग्लोसरीज जो मेन चीज़ होती है, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ग्लोसरी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने किसी भी राइटर ने एक चैप्टर में लिखी है, मेन टर्म होते हैं, लफ्ज़ होते हैं। टर्म से मुराद एक चीज़
बड़े ही अंदाज से एक लफ्ज़ को बयान किया हुआ है और उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा होता बाज़ का, तो वो टर्म ग्लोसरी होती है। वो ग्लोसरी एंड पे जो हमें चैप्टर के एंड पे दी जाती है वो ये बताती है कि ये जो वर्ड यूज़ हुआ ये इस टर्म का है, इस टर्म के रिलेटेड है, इसका मतलब ये है। तो ये यूज़ ग्लोसरी हर राइटर को यूज़ करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रिटन कम्युनिकेशन हो। इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउंस को इंक्लूड करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग होमोफोन्स। हम ये 1.11 का स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं और 1.11.6 पे आ गए हैं। फिर गेटिंग रिड ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर्स, रीडिंग इन क्लियर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अवॉइड वर्ड्स फ्रेज। तो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर अवेयरनेस, अ फाइनल लिस्ट। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमने अगर हम इस चीज़ को देख लें तो हमें चैप्टर पढ़े बगैर हम इसका कोई भी इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, रेंज ऑफ रीडिंग टाइप्स इन टेक्निकल कम्युनिकेशन अब हम पढ़ लेंगे। बाकी हमने मेजर ट्रेड्स भी ऊपर लिखे हुए वो भी देख लिए, आसान है। और ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन सब कुछ इजी है। अब थोड़ा सा हम इंट्रो पर एस्पेक्ट डाल लेते हैं। हमने इंट्रो पढ़ भी लिया है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, आगे चलते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, वेलकम दिस चैप्टर ओपन्स विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन वन नीड्स टू नो टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, कोई भी चाहता है कि एक अच्छे अंदाज से कम्युनिकेट हुआ जाए। नीडलेस टू एम्फेसिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ नॉलेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये फील्ड ऑफ नॉलेज की है एक लिहाज से, विच हैज़ लेटली टॉट द अटेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड, prompting them to offer suitable courses and programming in technical communication। ठीक हो गया, बिल्कुल ईजी। आगे चलते हैं। रेंज ऑफ रीडिंग इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन में रेंज क्या होती है? तो जो राइडर ने लिखा है ईयर 2005 इन हिज बुक टेक्निकल रिपोर्टिंग रिटन टुडे प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिटन टाइप्स। तो ये राइडर की याद रखनी है, ईयर 2005 एनुअल रिपोर्ट्स। इसमें ये बताना चाह रहा है कि टेक्निकल रिपोर्टिंग, जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है वो किस लिहाज से, किस टाइप से लिखी जाती है, क्या क्या रेंज है। तो नंबर 1 पे एनुअल रिपोर्ट्स होती है, वो एनुअल रिपोर्ट्स में भी लिखी जाती है। बुक्स में कंप्यूटर हार्डवेयर गाइड्स, डॉक्यूमेंटेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन गाइड्स, इंफॉर्मेशन मटेरियल्स, मैगजीन, न्यूज़लेटर्स, नॉन कंप्यूटर इक्विपमेंट गाइड्स, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, प्रमोशन मटेरियल्स, क्विक रेफरेंस गाइड्स, स्कॉलर प्रोफेशनल स्कॉलर प्रोफेशनल जर्नल्स, सॉफ्टवेयर गाइड्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, ट्रेड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये हम पहले इंट्रो में हम डिस्कस भी कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द वे पीपल कम्युनिकेट एवरी डे थ्रू ईमेल्स। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी लिहाज से एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, चाहे ईमेल के ज़रिए हों, चाहे किसी ऐप के थ्रू हों। They write letters of different kinds of different purpose. Application are written to various issue, proposal, prepare reports, written and present to make recognition decision and important policies। जो proposal हैं, memos हैं, letters हैं, ये सब के सब एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ टाइपिंग की, रीडिंग की, ये अलग-अलग से अपनी हैसियत रखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन रीडिंग, तो हम जान चुके हैं इम्पैक्ट क्या है, कि इसका मकसद यही है कि एक दूसरे से अच्छे लिहाज से कम्युनिकेट हुआ जाए। मेजर ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, जैसे हमने शुरू में बताया था कि हम इस चैप्टर और पूरी बुक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। और वैसे भी ये बुक बिल्कुल इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम एक लिहाज से थोड़ा सा रीड कर लें। तो इसलिए हम विद इन 1 वीडियो में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज स्टूडेंट का भी टाइम बचा जाए और उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। मेजर ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ऑडियंस है, ऑडियंस मीन के ऑडियंस को हम देखना चाहिए, सेंटर अप्रोच टू कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन।
उसके बाद है टेक्निकल कम्युनिकेशन इनहांस रिलेशनशिप। तो आगे आएगा टेक्निकल कम्युनिकेशन अकर्स विद द कम्युनिटी के साथ कैसे है, ठीक है। वेरियस कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस एग्जिस्ट इन सोसाइटी में वेरियस लाइक द बिजनेस कम्युनिटी है, एजुकेशन कम्युनिटी है, लॉ कम्युनिटी। देख जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी या फील्ड्स स्पेसिफिक फील्ड ऑफ रिटन को फॉलो करती है, जैसे टेक्निकल रीडिंग है को फॉलो करती है टेक्निकल कम्युनिकेशन। और आगे टेक्निकल कम्युनिकेशन हैज़ डिफाइंड पर्पस, टेक्निकल कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट, सब इजी हैं पढ़ लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ग्लोबल एस्पेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल एस्पेक्ट। तो हमने पहले बयान किया है कि ग्लोबल एस्पेक्ट में जैसा कि एक दूसरे से अब हम अगर बात करें लाइक हम एक स्पेसिफिक जगह पे बैठे हुए हैं, अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर ज़बान या लहजा अगर अगला शख्स नहीं जान सकता तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो सकते जो आने वाला शख्स है। तो ये रिटन कम्युनिकेशन की बदौलत ही हम यहाँ बैठे हुए पूरी दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। टुडे कम्युनिकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। तो आज हम एक दूसरे से बात करने के बजाय अक्रॉस द बॉर्डर भी कर सकते हैं, विद इन द कंट्री रादर इट गोज अक्रॉस बॉर्डर। अब हम पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं बिकॉज हर बंदा टेक्निकल रीडिंग को फॉलो करेगा और कर रहा है। तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से बात अगर किसी और लहजे में हर ज़बान में अपनी अपनी में करते जाएं तो एक फॉर्मल तरीक़ाकार नहीं है। इस तरह से एक फॉर्मल तरीक़ाकार हम अपनाते हैं टेक्निकल रीडिंग में, जिस लिहाज से हर बंदा एक दूसरे से अच्छी तरह कम्युनिकेट हो जाता है। रेडिकल लोकलाइजेशन आ गई है कि एक दूसरे से मर्ज कैसे हुई है, फिर थिंकिंग पैटर्न्स है, सोच, सब ईजी है। हमने पहले कहा था कि हम इसको ब्रीफली देखेंगे बिकॉज टाइम बच्चा है, बच्चों का भी वीडियो भी लंबी ना हो और हम इसे देख लें जस्ट ब्रीफली। ये सब इजी चीज़ें देख लो। ये एक्सरसाइज आ गई है। आगे एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल रीडिंग है। इसमें नंबर 1 पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडियंस। तो ऑडियंस को डिफ़ाइन करना है। ऑडियंस इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम रीडिंग करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन को तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो ऑडियंस का मतलब वो होता है कि जो आगे रेसिपिएंट हैं जिनके लिए हम लिख रहे हैं। जैसे अगर एक राइटर बुक लिख रहा है तो स्टूडेंट के लिए लिख रहा है तो आगे स्टूडेंट वो ऑडियंस हुए। तो अगर कोई बंदा आगे स्पीच कर रहा है तो आगे जो बैठे हुए सुन रहे हैं वो ऑडियंस हुए। तो पहले ये डिफ़ाइन करना होता है रीडिंग में जो चीज़ हम लिख रहे हैं आगे कौन सी ऑडियंस हैं, किन लोगों ने पढ़ना, क्या वो उनका बिहेवियर क्या है, वो किस लिहाज से रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑडियंस में ही होती हैं और डिफ़ाइनिंग करना होता है। टेक्निकल राइटिंग में ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आगे से रेसिपिएंट हैं ऑडियंस उनको देखना लाजमी होता है कि वो कौन कौन हैं, वो किन लिहाज से रहते हैं। तो उन लिहाज से ही हमें अपनी रीडिंग स्टाइल को करना होता है। डेमोग्राफिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑडियंस, रूल ऑफ ऑडियंस फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ऑडियंस फीलिंग अबाउट द सेंडर। तो ये सब ऑडियंस के बारे में है कि जब हम कोई रिटन कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट राइट करते हैं तो हमें सबसे पहले ऑडियंस को देखना चाहिए। अगर कोई हम लेटर्स लिख रहे हैं लाइक सपोज अगर हम लेटर लिख रहे हैं अपने फादर को तो हम आगे से देखते हैं फादर है उसके लिए हम अपने जहन में कंसेप्ट बना लेते हैं हम अपने फादर को इस लिहाज से लिखना है। तो अगर हम वही लेटर अगर किसी प्रिंसिपल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं लाइक बैंक वगैरह में प्रपोज़ल वगैरह भी लिखते हैं तो हम माइंड बना लेते हैं कि ये फ़लाँ बंदे को देना है तो उसका माइंड क्या है, तो इस लिहाज से हमने लिखना है। तो हमारा जो ऑडियंस के मतलब जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो लाजमी होना चाहिए। अगर हम ऑडियंस को देखे बगैर लिख देंगे तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। यही टेक्निकल रीडिंग सिखाती है कि हमें किस लिहाज से ऑडियंस को सबसे पहले ऑडियंस को ही देखना है।
तो ऑडियंस के लिहाज से वो रूल ऑफ ऑडियंस बता रहे हैं। ऑडियंस फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट है, ऑडियंस फीलिंग अबाउट द सेंडर, ऑडियंस एक्सप्रेशन अबाउट फॉर्म टास्क ऑफ द ऑडियंस, लेवल ऑफ ऑडियंस नॉलेज, उनका नॉलेज कहाँ तक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिचुएशन। फिर आ गया मेमो। तो एलिमेंट्स ऑफ मेमो ये याद रखना है। मेमो ये मेमोरेंडम से निकला है मेमो, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, इसके दो एलिमेंट्स हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। मेमो पे आ जाए तो इजीली फॉर्मल और इनफॉर्मल को आप डिस्कस करके ही लॉन्ग कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल्स, देखो अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय है तो अगर वो कोई चीज़ सेल कर रहा है तो वो सबसे पहले अगर कोई बंदा लेने वाला आएगा उससे, रीसेलर से, तो वो उससे टॉक करेगा कि ये चीज़ है क्या, ये किस किस चीज़ से बनी है, तो वो चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेगा। तो मैनुअल इसीलिए लिखे जाते हैं कि कोई भी बंदा जब कोई चीज़ ले तो वो चीज़ को उठाकर, प्रोडक्ट को उठाकर उसकी हर इन्फॉर्मेशन ले ले, ताकि उसे एम्प्लॉय से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यूज़र मैनुअल लिखने के लिए सबसे पहले प्लानिंग मैनुअल्स करते हैं कि मैनुअल्स प्लान किया जाता है, फिर डिटरमाइन योर पर्पस, फिर उसका पर्पस लिखा जाता है किस मकसद के लिए, कंसीडर द ऑडियंस को समझा जाता है, फिर डिटरमाइन अ शेड्यूल, फिर डिस्कवर सीक्वेंस, एनालाइज द पार्ट्स एंड स्टेप्स, फॉर्मेट द पेजेस एंड सेलेक्ट विजुअल एड्स रीडिंग द मैनुअल। तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं तो ईजी है, हमने ऑब्जेक्टिव में ही कर लिए हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडियंस के बारे में हम जान चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ मेमो और यूज़र मैनुअल रेफरेंस टू, ये तो इजी हो गया। ऑडियंस के बारे में दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। हु इज़ ऑडियंस, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। लेट्स सी, इस तरह आपका भी टाइम बच जाएगा। Elements of MMO comprise the following elements: name of the addresses, नेम ऑफ द राइटर। तो नेम ऑफ द ड्रेसेस मीन कि हम किसके ड्रेसेस लिख रहे हैं, तो अगर जिसका मतलब लिख रहे हैं, जैसे इसका सैम्पल नीचे दिया गया है, अ सैम्पल मेमो टू डॉक्टर अरशाद कुरैशी, तो नेम ऑफ द ड्रेसेस में ये आ गया है। फिर नेम ऑफ द राइटर ऊपर देखें एलिमेंट्स ऑफ मेमो में, तो नीचे उन्होंने लिखा है, जो लिख रहा है चेयरमैन सिलेबस डिज़ाइनिंग कमेटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। फिर डेट डालेंगे और ये टू डॉक्टर अरशाद कुरैशी ने लिखा है फ्रॉम डॉक्टर शमीम अली को, ठीक है। नेम ऑफ द राइटर फ्रॉम, और उसके बाद डेट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट अपडेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग विद अपडेट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जब हम मेमो लिखेंगे तो मेमो में लाइक प्रपोजल की तरह ही है। लोग नज़र डालें कि प्रपोजल में भी पहले टू लिखते हैं जिसकी तरह हम लिख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर अरशाद कुरैशी चेयरमैन सिलेबस डिज़ाइनिंग कमेटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके बाद फ्राम कि किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, डॉक्टर शमीम अली। फिर डेट डालते हैं, सेम सब्जेक्ट, तो ये सेम एज इट एज़ प्रपोजल की तरह है एलिमेंट्स ऑफ मेमो के, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेम एज इट एज़ है, कोई डिफरेंस नहीं आई थिंक। फॉर्मल रिपोर्ट, तो ये एलिमेंट्स देख लें, ये सेम एज इट इज़ प्रपोजल की तरह है। बस प्रपोजल में ये होता है कि कोई चीज़ डिफ़ाइन की जाती है पहले, कि प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर उसका सलूशन बताया जाता है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें बॉडी ऑफ मैसेज में। बॉडी ऑफ मैसेज तो समझते हो ना, सब्जेक्ट के बाद जो हम पैराग्राफ लिखते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट एक ऐसी टाइप ऑफ रिपोर्ट है, ऐसी टर्म है जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं। देखिए आप फॉर्मल रिपोर्ट इज स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफिक एलिमेंट्स दैट एवरी राइटर हैज़ टू फॉलो। इसको हर राइटर फॉलो करता है। जैसे हम फॉर्मल रिपोर्ट हम पहले बात कर चुके हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इसी में चल रहा है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा
मेमो या लेटर लिख रहा है तो वो फॉर्मल तरीके में लिखेगा, अगर वही लेटर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में लिखेगा वो भी इसी लिहाज से लिखेगा। तो टेक्निकल रीडिंग एक हमें कम्युनिकेट करने में एक ही तरीक़ा कार फ्राहम कर रही है, वो भी फॉर्मल रिपोर्ट में। आगे से वर्कशीट फॉर फॉर्मल रिपोर्ट्स, जब हम वर्कशीट करते हैं डिटरमाइन द ऑडियंस फॉर दिस रिपोर्ट, हम पहले भी डिस्कस चुके हैं। कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो हम ऑडियंस को पहले लाजमी देखते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा, इजी है। प्रीलिमिनरी पेजेस, जैसे कवर पेज हम बुक खोलते हैं तो उसका कवर पेज होता है, टाइटल फ्लाई होता है, टाइटल पेज होता है, एक्नॉलेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन होता है, समरी या स्टैक्ट होता है, डिस्कशन बॉडी। ठीक हो गया, ये सब चीज़ें ईजी हैं, बिल्कुल ईजी। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो these reports are written for internal purpose where senior members of the organization are supposed to read the reports, therefore they do not need preliminary and supplementary reports which are the essential in law रिपोर्ट्स। तो ठीक है, ये वो रिपोर्ट हैं जो हम इंटरनल पर्पस के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय है वो अगर अपने ओनर को लिखने जा रहा है तो वो अपने ही लहजे में लिख देगा कि पहले वो अपना मसला बयान कर देगा, प्रॉब्लम उसका सलूशन दे देगा, तो वो एक ही पेज में वो लिख देगा। तो ये इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, एक दो तीन पेज में लिख देगा, अपना मसला बयान कर देगा, वो प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये निजी तौर पे होती है, अपने ही अदारे के अंदर होती है। वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, ये देख लिए, इसमें भी आइडेंटिफाई योर ऑडियंस कि जिसके लिए लिख रहे हैं वो देखना लाजमी है, तो ये सब चीज़ पढ़ ली। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट, तो IMRD रिपोर्ट, जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ IMRD रिपोर्ट भी लिखा हुआ होता है, तो ये समझ लीजिए ये कौन सी रिपोर्ट है। ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये 3 टाइप हैं, ये पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ब्रीफ में ब्रीफली जैसे हम ब्रीफली इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वैसे डिस्कस किया जाता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक चीज़ से लेकर एंड तक, एक पॉइंट से लेकर एंड तक हर चीज़ को बयान किया जाता है। और IMRD रिपोर्ट आपको बता दिया है ऑलरेडी क्या है। तो आउटलाइन ऑफ फॉर रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें देख लें। तो एग्जांपल ऑफ टॉपिक आउटलाइन, डॉक्टर सोफिया अली इंट्रोडक्शन दे रही हैं, तो आउटलाइन लिखने के लिए हमें पहले इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इंट्रोडक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, मीन कि अगर किसी भी के बारे में लिख रहे हैं तो आउटलाइन हम ऐसे लिखेंगे, उनके बारे में अगर पैराग्राफ भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्लेस, उनका जगह बताएंगे, फिर ग्रेजुएट कहाँ से हुए हैं, अचीवमेंट कहाँ से लिए हैं, फिर करंटली सर्विंग है, कंक्लूजन है, फिर एग्जांपल ऑफ सेंटेंस, वो उसी आउटलाइन को उन्होंने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। रिकमेंडेशन ये होती हैं कि जो चीज़ हमने लिखी हुई है उसकी आगे फर्दर एडिटिंग क्या हो सकती है। प्लानिंग और रिकमेंडेशन रिपोर्ट, ईजी हर चीज़। तो मैनुअल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ब्रीफली जैसा ले रहे हैं, देख लें एक मरतबा मैनुअल्स को, एक मरतबा देख लें, डिटरमाइन योर मैनुअल, एक मरतबा नज़र डाल लें, बस ऊपर से पढ़ते जाएं, ईजी है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं आप। नंबर 3 आ गया आगे, द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इसके तरीक़ाकार क्या है, तो अब हम यहाँ से ही डिस्कस कर लिया करेंगे, चैप्टर को रीड नहीं करेंगे बिकॉज टाइम जाना है। बाकी ख़ुद रीड कर लीजिएगा, टाइम अपना भी बचाएं और टीचर्स का भी बचाएं। प्लानिंग योर डॉक्यूमेंट, तो अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको प्लान करते हैं। सिचुएट योर डॉक्यूमेंट, वी क्रिएट एन ऑडियंस प्रोफाइल, ऑडियंस को भी मद्देनज़र रखते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ये डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं तो उसको सिचुएट योर डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर क्रिएट एन ऑडियंस प्रोफाइल, जिसके लिए लिख रहे हैं उनकी प्रोफाइल एक बनाते हैं। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट प्लान, तो डॉक्यूमेंट को प्लान करते हैं। डिज़ाइन योर इन्फॉर्मेशन एक अलग पेज पे लिख लेते हैं। डिज़ाइन योर टेम्पलेट, फिर टेम्पलेट को भी यूज़ करते हैं। फिर क्रिएट अ प्रोडक्शन शेड्यूल, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर प्लानिंग योर डॉक्यूमेंट के बाद आती हैं ड्राफ्टिंग। हमने जब एक डॉक्यूमेंट को प्लान योर डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर 3.3 पे बता रहा है ड्राफ्टिंग, उस चीज़ को हम एक
अलग चीज़ में हम इनपुट नहीं करते, हम लिख कर रख लेते हैं, अभी हम फिनिश नहीं किया, उसकी ड्राफ्टिंग में जाके हम उसकी एडिटिंग करते हैं, दोबारा रिसर्च करते हैं कि वो चीज़ में हम कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। तो रिसर्च टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है। जैसे हम पहले बयान किया, इसकी रिसर्च करते हैं ड्राफ्टिंग में। जैसे हम कोई भी मैसेज लिखें, अगर हम सेंड ना करें तो वो ड्राफ्टिंग में खड़ा रह जाता है। तो इस वजह से वो क्यों ड्राफ्टिंग में रुक जाता है, बिकॉज ऑफ डैट कि हम अगर कोई गलती की है वो हम दोबारा राइट करके दोबारा सेंड कर दें। तो रिसर्च टू डिस्कवर, उसको दोबारा देखना है। डिज़ाइन योर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प योर रीडर, डिज़ाइन करें। फिर यूज़ कंटेक्स्ट सेटिंग, इंट्रोडक्शन, प्लेस इंपोर्टेंट मटेरियल एट द टॉप। प्लेस इंपोर्टेंट मटेरियल हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता इतना, किसी के बाद भी। आजकल के दौर में तो कोई भी बुक्स की तरफ वो बंदा ही जाता है जिसको इंटरेस्ट है, बाकी हर बंदा जब पेपर्स आते हैं तभी बुक्स की तरफ जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स तो वो मोबाइल के ऊपर अपनी गेम्स वगैरह खेलने में मसरूफ़ होते हैं। तो प्लेस इंपोर्टेंट मटेरियल, कोई भी चीज़ जब आप डॉक्यूमेंट में लिखने जा रहे हैं तो वो एट द टॉप ऊपर लिखें, ताकि रीडर को पता चल जाए कि हम इसमें लिखने के हवाले हैं। यूज़ रेपिटेशन एंड सीक्वेंस, वैसे रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इसमें रेपिटेशन और सीक्वेंस से मुराद ये होती है कि बार बार हम उस चीज़ को हर पैराग्राफ में एक दो बार दोहरा दें कि हम लिख क्या रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यूज़ कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम जैसे बताया था कि ड्राफ्टिंग में हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करते हैं, प्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट, फिर राइटिंग द प्रपोज़ल, फिर प्रपोज़ल लिखते हैं। यहाँ पे हमारी एडिटिंग मुकम्मल होगी। ठीक है, ड्राफ्टिंग की समझ आ गया। ड्राफ्टिंग एंड फिनिशिंग योर डॉक्यूमेंट, रिसर्च करते हैं, डिज़ाइन योर इन्फॉर्मेशन करते हैं, यूज़ कंटेक्स्ट सेटिंग, इंट्रोडक्शन, प्लेस इंपोर्टेंट मटेरियल एट द टॉप, यूज़र रेपिटेशन सीक्वेंस, यूज़ कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और एडिटिंग के साथ हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। फिर एडिटिंग द प्रपोजल, अब प्रपोजल की बात आ रही है। प्रपोजल, प्लानिंग योर प्रपोजल हमने पहले बताया था। प्रपोजल में एक फॉर्मल वे में बात की जाती है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा अपने ओनर को लिखता है तो वो अपना मसला बयान करता है, पहले प्रॉब्लम बयान करता है, फिर उसका सलूशन ख़ुद बताता है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है। वो प्रपोजल में बताया जाता है कि अगर ये मसला है तो हम ये करके मसला हल कर सकते हैं, तो ये प्रपोजल होता है। एक्सटर्नल प्रपोजल, इंटरनल प्रपोजल, ये टाइप्स। चेकलिस्ट फॉर प्रपोजल, फिर समराइजिंग होती है। समरी हम कैसे करते हैं किसी भी चीज़, डेफिनेशन ऑफ समराइजिंग, एब्स्ट्रैक्ट, ऑडियंस ऑफ समराइजिंग, एब्स्ट्रैक्ट, प्लानिंग, समराइज, रीडिंग समराइज, वर्कशीट फॉर समराइजिंग। ठीक हो गया, ये सब चीज़ आसान है, हमने पहले बयान कर लिया। फिर डिफाइनिंग होता है, सिंपल डेफिनेशन, वर्कशीट फॉर डिफाइनिंग। ठीक हो गया, ये चैप्टर ईजी है, हमने बस एक मरतबा देखते जाएं, खुद स्टॉप करके पढ़ लें, बिल्कुल ईजी है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को स्टॉप करके 1 मिनट निकल लगा लें, पढ़ लें, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। देखो, प्रपोजल की हम एग्जांपल है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर ऑफिस स्टाफ के लिए लिखा जा रहा है टू द डायरेक्टर ऑफ ICT की तरफ फ्रॉम डॉक्टर शिवमली, सब्जेक्ट एलएमएस ट्रेनिंग फॉर स्टाफ डेट। तो पर्पस, वो पहले देखो प्रॉब्लम बता रहा है, पहले पर्पस बता रहा है, फिर प्रॉब्लम बता रहा है, मसला क्या है, फिर उसका सलूशन वो खुद बता रहा है। तो इसका मतलब कि प्रपोजल एक अच्छे अंदाज में लिखा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो सलूशन भी बता देते हैं। ठीक हो गया। तो समराइजिंग देख लो, प्लानिंग है, वर्कशीट फॉर समराइजिंग, डिफाइनिंग, सिंपल डेफिनेशन, एक्सटेंड डेफिनेशन, क्रिएटिंग फॉर्मल डेफिनेशन, इनफॉर्मल डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, प्लानिंग योर डेफिनेशन। तो अब हम आए हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल है, स्टाइल में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ भी इसका ब्रीफली बयान देंगे और आगे की तरफ मूव ऑन होंगे। क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस फॉर रीडर्स, तो स्टाइल में प्लेसमेंट ऑफ मेन आइडिया फर्स्ट होता है, यूज़ ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर्म,
सीधे अंदाज में बात की जाती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पैरेललिज्म, सूटेबल लेंथ ऑफ सेंटेंस, अवॉइडिंग वर्ड्स, ये सब चीज़ें हम पहले बयान कर चुके हैं। ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इजी है ये भी चैप्टर, देखते जाएं। हमने हर चीज़ एक अंदाज में ब्रीफली बता दिया है कि इसका मकसद क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तो ये चीज़ें अब आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये जस्ट ये जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है ये समझाने के लिए लिखी हुई हैं। इनको देख के घबराना नहीं चाहिए, बस पढ़ के समझ जाना चाहिए। बिल्कुल इजी अंदाज में लिखी हुई हैं, बगैर ट्यूटोरियल के भी हम इसे समझ सकते हैं पढ़ के। रिसर्चिंग भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको अलग चैप्टर में भी जैसे पिछले चैप्टर्स में डिटेल के साथ अलग टॉपिक को उन्होंने इंतखाब किया है। इस चैप्टर में भी रिसर्चिंग को अलग डिटेल के साथ बयान करने के लिए इंतखाब किया है। रिसर्चिंग में जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। द पर्पस ऑफ रिसर्च, the basic skill or researching, how to discover question, collecting information from people, interviewing करके सर्वे में। तो रिसर्चिंग में जब पहला टॉपिक है द पर्पस ऑफ रिसर्च, तो इसका मकसद क्या है। फिर फॉर्म पर 2 में आता है क्वेश्चनिंग, द बेसिक स्किल ऑफ रिसर्चिंग, उसकी सब हेडिंग हाउ टू डिस्कवर क्वेश्चन। फिर थर्ड पे आ जाती है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, इंटरव्यूइंग, सर्विंग। तो हम इंटरव्यू के दौरान जब भी हम किसी चीज़ का बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, लाइक जैसे हम यूट्यूब उठाते हैं तो बहुत से बंदों का CSS का PMS का इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू में वो बातें होती हैं जो बंदे की पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बोल रहा होता है। अगर वो बातें हम सुन लें तो वो ऐसी बातें हम पूरी बुक पूरा दिन पढ़ के नहीं सुन सकते। जो बातें हैं वो हम उस इंटरव्यू के दरमियान हम बहुत सी बातें समझ लेते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान भी हम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, सर्वे करके भी। फिर ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग इन रिसर्च 5.4 है कलेक्टिंग पब्लिश इंफॉर्मेशन, डेवलप अ सर्च स्ट्रेटजी, सर्च हेल्प रिसोर्स योर फाइंडिंग, डिटरमाइन योर ऑडियंस जनरेशन। ये सब चीज़ें इजी हैं, देखते जाएं एक मरतबा स्टॉप करके। टाइम शॉर्ट है तो वीडियो के लिए भी टाइम नहीं है, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। आई नो स्टूडेंट्स को भी ब्रीफली चाहिए हो, कंसेप्ट चाहिए हो, अपने अंदाज में लिख लेते हैं। रेफरेंसेस होते हैं कि ये कहाँ से बुक को रीड करके लिखा गया है। डिज़ाइनिंग पेजेस में बताया जाता है फ़ॉन्ट वगैरह, बुलेट्स वगैरह, हेडलाइन सिस्टम वगैरह। तो इंट्रोडक्शन टू पेज डिज़ाइनिंग पहली हेडिंग है, इसको इंट्रोड दिया गया। पेज डिज़ाइनिंग हम कैसे करते हैं, फिर आगे में 6.2 में बताया यूजिंग विजुअल फीचर टू रिवील कंटेंट, वाइट स्पेस एंड चंक्स करके, बुलेट्स करके, हेड सिस्टम करके, यूजिंग विजुअल फीचर्स एंड रिवील कंटेंट, हेडर्स और फुटर्स, पैजिनेशन एंड रूल्स, margin spacing, designing text feature to convey meaning, font size leading। 6.6 में ये सब चीज़ें पेज डिज़ाइनिंग के लिए हैं। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन टू पेज डिज़ाइन, कैसे इंट्रोडक्शन इसको इंट्रोड दिया जाता है। नंबर 2 पे यूजिंग विजुअल फीचर होते हैं। 3rd पे हेडर्स और फोटोज़ होते हैं। फिर 4 पे मार्जिन स्पेसिंग होती है, डिज़ाइनिंग टेक्स्ट फीचर और कन्वे मीनिंग होता है। 6.6 पे फॉन्ट साइज लीडिंग, फिर रेफरेंस होते हैं। ये सब डिज़ाइनिंग पेज में होते हैं, ये खुद रीड कर लीजिएगा, इजी चीज़ें हैं।
अपनी तरफ से भी डेवलप करके लिख सकते हैं कि हम जब पेज कोई भी लिखते हैं उसमें फ़ॉन्ट है, टर्स एंड हर चीज़ देख के ये लिखते हैं। ये अपनी तरफ से देख के अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। विजुअल एड्स, तो ये सामने एड्स, जब हम कोई भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी भी जगह पे देखते हैं तो एड्स आता है, तो वो एड्स किस तरह से बनते हैं इसमें ये बताया जा रहा है। तो विजुअल एड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, उसकी डेफिनेशन बताई गई। फिर गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग विजुअल एड्स, जब एड्स बनाते हैं तो उसके गाइडलाइन क्या हैं। फिर विजुअल एड विद ग्राफिक पर्सपेक्टिव, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये हर तरह से होते हैं। टबल शूटिंग होती है, फिर लाइट होती है, रेफरेंस होती हैं। बस इजी है ये भी। हमने पहले जब बताया था कि ये बस पहले एक दो चैप्टर को इजीली पढ़ लें तो आखिरी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हर चीज़, मेन चीज़ की डेफिनेशन को समझना है और इसके प्रोसेस को समझना है। बाकी ये सब चीज़ें लेआउट बता रही हैं, हेडर, नेम, फुटर कैसे होना चाहिए, रेफरेंसिंग ठीक हो गया। कहना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, planning the presentation plan for your audience same as it is presentation or list audience same as it is। देखते जाएं, रीड करते जाएं। इसी चीज़ें इनकी अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। जी देखने में लग रहा है बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब समझाने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, अंडरस्टैंड करने के लिए। लास्ट पे अगर रिटन कम्युनिकेशन लेटर्स एंड एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल बिजनेस लेटर, हेडिंग, डेट, इनसाइट, पहले हेडिंग होती है, डेट होती है, इनसाइट एड्रेस, सोल्यूशन, बॉडी ऑफ द मैसेज, कम्प्लीमेंट्री, क्लोज, नेम एंड सीक्वेंस। ये हर बंदा इस चीज़ से फैमिलियर है। स्टैंडर्ड लेटर फॉर्मेट, फुल ब्लैक फॉर्मल, मॉडिफाइड ब्लैक फॉर्मल, सेमी ब्लैक फॉर्मेट ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, रिप्लाई लेटर होते हैं। इंक्वायरी लेटर किस चीज़ की भी तहकीक करते हैं, फिर उसके बाद रिप्लाई लेटर होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें अगर हमने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा है तो वो आगे से अप्लाई करते हैं, वो रिप्लाई लेटर होता है। सेल्स लेटर होते हैं, सेल्स की तरफ से, सेलर की तरफ से होते हैं। ऑर्डर लेटर होते हैं, किस चीज़ का ऑर्डर देने के लिए होते हैं। कंप्लेंट लेटर होते हैं, किस चीज़ के मतलब बताने के लिए, उसकी प्रॉब्लम ये है। कोई भी एम्प्लॉय बताता है किसी की प्रॉब्लम तो वो कंप्लेंट लेटर होता है, कंप्लेंट लेटर होता है। एडजस्टमेंट लेटर होता है, इस चीज़ को ऐड करने के लिए कलेक्शन लेटर होता है। हर चीज़ को फाइंड करके एक जगह इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन लेटर्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ होते हैं लेटर्स। ये सब लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। लाइक इंक्वायरी लेटर होते हैं, इसमें पुलिस जो हमारी अदारा है उसमें होते हैं। ये सब अदारे हैं, सब अदारों में यूज़ होते हैं। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, कवर लेटर, लेटर्स ऑफ रिजाइनेशन, एप्लीकेशन रेटिंग है, सॉलिसिटेड एप्लीकेशन है, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, हाउ टू राइट a job application है, planning and the resume, reading the resume, electronic resume, ethics and resume, plan a letter of application। अब समझ के होंगे। reading a letter of application, letter of applying guidelines, letter of application, organization, globalization and job application। तो इस चीज़ में मेन चीज़ जो दिखने वाली है इस चैप्टर में वो टाइप्स ऑफ लेटर हैं, किस अंदाज से टाइप्स हैं इसकी। फिर उसके बाद लेटर्स का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मल लेटर्स का। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन रेटिंग, सॉलिसिटेड एप्लीकेशन, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, प्लानिंग, द रिज्यूम, ये चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसको कंप्लीट किया ब्रीफली पूरी बुक को।
और डिफ़ाइन किया कि हर एक चीज़ को हम किस अंदाज से प्रेडिक्ट करते हैं और समझते हैं। तो ये बुक बिल्कुल ईजी है कम्युनिकेशन के लिए, और हम एक इस टेक्निकल रीडिंग के थ्रू ही एक दूसरे बहुत अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट हो सकते हैं, बग़ैर फ़ियर के, किसी भी किस्म के फ़ियर के। ओके, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छी लगे तो लाइक्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।